जय हिंद दोस्तों। तो आज ये वीडियो लेक्चर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 3 है। अब तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर लिया है। पार्ट 1 में हमने बेस्टाइल फोर्ट का डेमोलिशन डिस्कस किया और पार्ट 2 में हमने द फ्रेंच सोसाइटी के बारे में डिस्कस किया है। ये रहा बेस्टाइल फोर्ट का डिमोलिशन। यहाँ हमने इसमें बेस्टाइल फोर्ट का डिमोलिशन पढ़ा है और साथ ही साथ और पार्ट 2 में हमने लुईस 16 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जाने हैं और साथ ही साथ उस समय के फ्रेंच सोसाइटी के बारे में हमने जाना है, जो कि 3 स्टेट में था, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके आगे का टॉपिक, जो है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब उस समय के हमने पार्ट 2 में ऑलरेडी देख लिया है कि उस समय की जो सोसाइटी थी, वहाँ उस सोसाइटी में डोमिनेंस नोबिलिटी और क्लर्जी, यही नोबल्स और क्लर्जी का डोमिनेंस था पूरे सोसाइटी में, और उनका वोट भी पॉलिटिकल डिसीजन में बहुत ज़्यादा मायने रखता था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं द स्ट्रगल टू सर्वाइव। ओके, चलिए। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789। अब फ्रांस का जो पॉपुलेशन है 1715 में 23 मिलियन था, लेकिन अब 1789 में ये बढ़कर 28 मिलियन हो गया है, जिसके कारण दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स, जिसके कारण लोगों के खाने पीने का जो डिमांड था वो अचानक से क्या हो गया, बढ़ गया। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। अब जो ग्रेन्स का प्रोडक्शन था वो डिमांड के हिसाब से हो नहीं पा रहा था। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड व्हिच वाज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स could not keep the pace with the demand, so the price of bread। अब जाहिर सी बात है, अगर डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हो नहीं रहा है तो उसके प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। विच वाज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रेपिडली। अब जो ब्रेड था, वहाँ के अधिकतर लोग डेली रूटीन में ब्रेड खाते थे, अपने डेली डाइट में लेते थे, जो कि अब उसका प्राइस क्या हो गया, अचानक से बढ़ गया। ओके, मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज अ लेबरर्स इन द वर्कशॉप्स who's on a fixed their wages। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि पिछले 64 सालों में, ये 64 साल में 5 मिलियन यानी कि 50 लाख पॉपुलेशन बढ़ गया, लेकिन फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, जिसके कारण क्या हुआ कि खाने के दाम में धीरे धीरे बढ़ावा देखने को मिला। ठीक है, अब मेजोरिटी लोग ब्रेड खाते थे, तो उसके कारण क्या हुआ, जब फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन लिमिटेड है तो क्या हो गया, उसका प्राइस धीरे धीरे अचानक से क्या हो गया, बढ़ गया। कई सारे जो वर्कर्स थे एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स हुज ऑन अ फिक्स्ड देयर वेजेस। अब कई सारे वर्कर्स जो थे वो एम्प्लॉयड थे कई सारे वर्कशॉप में लेबर के तौर पर। ठीक है, जिनको उनके जो मालिक थे वो फिक्स्ड वेजेस देते थे, बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस। पर जो उनको वेजेस मिलता था, वेजेस मतलब कि जो उनको मेहनताना मिलता था, वो उन प्राइसेस के कंपेयर में कम होता था। कहने का सेंस कि खाने पीने के सामान का प्राइस यानी कि महंगाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, लेकिन आज भी उनको वेजेस उतना ही मिल रहा था। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। अब जिसके कारण गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। थिंग्स बिकेम वर्स व्हेनेवर ड्राउट और हेल रिड्यूस्ड द हार्वेस्ट। अब हद तो तब हो गई, कहने के सिचुएशन और खराब तब हो गई जब पूरी की पूरी खेती बर्बाद हो गई।
हो गया, पूरी की पूरी खेती बर्बाद हो गई। अब इतने खतरनाक सिचुएशन में, मतलब कि जब ये इस तरह का बहुत दयनीय सिचुएशन आ गया, तो तब ये सिचुएशन धीरे धीरे किस ओर ले जाने लगा? द सबसिस्टेंस क्राइसिस की ओर, जो कि अचानक से फ्रांस में अकर हुआ ओल्ड रेजाइम में। ओल्ड रेजाइम मतलब कि 1789 से पहले के टाइम में अचानक से ये हमारा अकर हो गया। ये सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है? ये एक तरह का ऐसा सिचुएशन है जिसमें जीवन यापन करने का जो बेसिक मीन्स होता है वो खतरे में आ जाता है। तो जीवन यापन करने का बेसिक मीन्स क्या हो गया? खाना हो गया, रहना हो गया, प्लस हेल्थ केयर हो गया। तो महंगाई बढ़ने के कारण ये सब भी धीरे धीरे घटता जा रहा था, और अब तो सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि लोग एक वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहे थे। ठीक है, तो इस चीज को हम इस डायग्राम से समझेंगे कि हमारा जो सबसिस्टेंस क्राइसिस है वो सोसाइटी पर किस तरह का इम्पैक्ट डालता है, पॉजिटिव या निगेटिव। चलिए देखते हैं। हालांकि डालेगा तो निगेटिव ही, ऑफ कोर्स ये क्राइसिस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस। सबसिस्टेंस क्राइसिस इस तरह से होता है। पहला तो बैड हार्वेस्ट। बैड हार्वेस्ट मतलब कि खेती खराब हो गई। ठीक है, साथ ही साथ अगर खेती खराब हो गई, अगर खेती खराब हो गई तो जो ग्रेन्स हैं, अब जो बचे हुए ग्रेन्स हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। हो सकता है उनको कई लोग लूटने को आ जाए। ठीक है, खाने की कमी से। ठीक है, तो उसकी सिक्योरिटी बढ़ेगी तो तो उससे बने फूड के प्राइसेस क्या होंगे? धीरे धीरे अचानक से बढ़ते जाएंगे, क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट लगाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा अमाउंट लगाने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, लाइक गोदाम का खर्चा, फिर उसको लंबे समय तक रखने का खर्चा, ये सब भी तो उसके प्राइसेस में इंक्लूड होगा। तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब प्राइसेस बढ़ेंगे तो द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड। अब जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ता जाएगा फूड का, तो जो गरीब आदमी होगा वो तो उसको खरीद नहीं पाएगा। जैसा सिचुएशन आज के समय में हो रहा है, प्राइसेस जैसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो गरीब खरीद नहीं पा रहा है। और उस समय भी इसी तरह का सिचुएशन आया था। और अगर फूड का प्राइस बढ़ा और कई लोग उसको ढंग से खा नहीं पा रहे, तो उनकी बॉडीज क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी, यानी कि वो धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगे। तो क्या होगा? इधर से उनको कई सारे डिजीज से वो घिर जाएंगे, खतरनाक बीमारियों से घिर जाएंगे। अगर उनको फूड ढंग से नहीं मिल रहा है तो खतरनाक बीमारियों से घिर रहे हैं। एंड फाइनली वो कहाँ पहुंच जा रहे हैं? डेथ की ओर, यानी कि खाना खाना सही ढंग से ना मिलने के कारण उनके शरीर में तरह तरह के रोग आ जा रहे हैं, और वो फाइनली मर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से नंबर ऑफ डेथ्स इंक्रीज हो रहा है रेगुलर के कंपेयर में। ओके, चलिए अब देखते हैं दूसरा। अब जब पुअर पीपल खाना नहीं खरीद पाएंगे, तो वहां पर क्या होगा? फूड की कमी हो जाएगी, फूड राइट्स हो जाएगा। ठीक है, और उसके लिए लोग आपस में झगड़ने लगेंगे खाने पीने के लिए। अब उसके लिए अगर आपस में झगड़ने लगेंगे तो झगड़े में भी क्या होगा? जान जाएगी, यानी कि ओवरऑल इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स। यही ओवरऑल सिचुएशन क्या कहलाता है हमारा? द सबसिस्टेंस क्राइसिस, जहां पर हमारा लाइवलीहुड का मेन मीन्स खत्म, बेसिक मीन्स ही डेंजर में आ जाता है। तब इसके बाद लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं, एंड फाइनली आपस में लड़कर मर जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इस सिचुएशन से कैसे हैंडल हुआ है, क्या क्या उस समय की कमियां थी, चलिए आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आगे फॉलो करते हैं। इन द पास्ट peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब लुई 16 राजा बने तो 1774 में तो उनको खजाना खाली मिला। ऊपर से उन्होंने क्या किया? अमेरिका का जो 13 कॉलोनियल इंडिपेंडेंस रिवोल्यूशन हुआ था, उसमें भी उनकी मदद की, बिना कोई फीस के या
बिना कोई शर्त के, तो उसमें भी उनके खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा चला गया। ऊपर से उन्होंने इस चीज़ के लिए, वॉर्स के लिए, ब्रिटेन के खिलाफ कई सारे वॉर के लिए उन्होंने क्या किया था, कई सारे बड़े बड़े व्यापारियों से लोन भी लिया था। ठीक है, तो लोन का लगभग, तो इस हिसाब से उनके इकोनॉमी का तकरीबन 10% सिर्फ लोन चुकाने में जाता था। ऊपर से द हाई, बहुत ही फैंसी महल जो था, पैलेस ऑफ वर्साइल्स, उसको भी मेंटेन करने में कई सारे खर्चे जाते थे। ठीक है, तो ये सब खर्चे कहाँ से निकालेंगे वो लोग? क्योंकि अब देखिए, फर्स्ट क्लर्जी क्लर्जी जो थे, उनको टैक्स देना उनको टैक्स देना नहीं पड़ता था। वो लोग जन्म से ही इस तरह के प्रिविलेज उठाते थे। ओके, ओके, वहीं वहीं सारा का सारा टैक्स किसको देना पड़ता था? सारा का सारा टैक्स देना पड़ता था थर्ड स्टेट वालों को। ओके, लगभग लगभग। और इसके बाद क्या हुआ? राजा ने और टैक्स बढ़ा दिया। अब टैक्स बढ़ाने के कारण क्या हुआ? टैक्स बढ़ने के साथ साथ खाने पीने के सामान की महंगाई भी बढ़ गई, जिसके कारण क्या हो गया? लोगों ने, पीजेंट्स, किसानों और वर्कर्स ने, जो छोटे तबके के यानी कि थर्ड स्टेट के लोअर लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया? रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, but they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. पर उनका रिवोल्ट इतना कमजोर था कि मतलब कि उनके पास सही रिसोर्सेस नहीं थे रिवोल्ट करने के लिए, ना ही वेल प्रोग्राम्स, ना ही अच्छी तरह के कोई प्रोग्राम थे कि इसको बहुत बड़े स्केल पे, फुल स्केल पे किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि और भी ज़्यादा लोग आकर हमसे जुड़ सके, और इसके बाद हम कैसे सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर को कंट्रोल कर सके या उसे बदल सकें। ओके, इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्पेरस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज। तो इस चीज को बढ़ा देने के लिए कौन आएगा? तो जो थर्ड स्टेट के जो अच्छे खासे प्रोस्पेरियस, मतलब कि पढ़े लिखे और हाई क्लास वाले जो लोग थे, थर्ड स्टेज में हाई क्लास वाले लोग, वो लोग आगे आए जिनको एजुकेशन और न्यू आइडियाज के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज था। ठीक है, वो लोग आगे आए उन लोग का सपोर्ट करने के लिए। अ न्यू सोशल ग्रुप इमर्ज्ड टर्म्ड द मिडिल क्लास। अब नया सोशल ग्रुप इमर्ज हो गया जिसका नाम रखा गया मिडिल क्लास, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or bought by the richer members of society. अब क्या हुआ कि ये जो मिडिल क्लास, ये नया ग्रुप इमर्ज हुआ, मिडिल क्लास, जो कि जिनको इस तरह का वेल्थ, इस तरह का अच्छा खासा रहन सहन कहाँ से मिला था? उन्होंने क्या किया? कई सारे ओवरसीज ट्रेड किए, मतलब कि समुद्री व्यापार किया। ठीक है, एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर, कई सारे समुद्री व्यापार किया, अपने बिजनेस को दूर देशों तक पहुंचाया। ठीक है, समंदर पार जाकर अपने प्रोडक्ट्स को बेचा। साथ ही साथ कई सारे गुड्स जैसे वुलन और सिल्क टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, जो कि बाहर एक्सपोर्ट किए जाते थे, सोसाइटी के रिचर मेंबर्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स के साथ साथ द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशंस सच एज, थर्ड स्टेट में कुछ प्रोफेशंस भी थे, यानी कि प्रोफेशनल लोग भी थे, जैसे कि लॉयर्स हो गए या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हो गए। ठीक है, लॉयर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे, ऑफिसर्स। ठीक है, ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव्ड that no group in society should be privileged by birth। और इन सभी का और ये सारे के सारे एजुकेटेड थे, और इनका मानना था कि सोसाइटी का कोई भी ग्रुप जन्म से ही किसी भी खास तरह का प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, उनके पास नहीं होना चाहिए। Rather, a person's social position must depend on his merit।
बल्कि इसके इसके बदले एक एक पर्सन का सोशल पोजीशन, सोसाइटी में जो पोजीशन है वो उनके मेरिट पर डिपेंड करना चाहिए, ना कि कोई बर्थ के प्रिविलेजेस पे। जैसे कि वो क्लर्जी का बेटा हुआ तो क्लर्जी का बेटा तो उसको खास तरह का प्रिविलेज मिलेगा, राजा का बेटा हुआ तो, या राजा की फैमिली का बेटा, फैमिली में कोई बेटा हुआ तो उसको खास तरह का प्रिविलेज मिलेगा। तो मैं तो इस तरह से चलेगा। और चलिए देखते हैं, दिस आइडियाज इन विच अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। और यही आइडियाज क्या क्या किए, इन विच सीजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इस तरह के आइडियाज ने क्या किया, एक ऐसा सोसाइटी को जन्म दिया जो कि फ्रीडम और इक्वल लॉज और अपॉर्चुनिटीज पर बेस्ड थे। सभी के लिए इक्वल लॉज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और फ्रीडम पर बेस्ड थे। वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर्स सच एज जॉन लॉक, जो कि कई सारे फिलोसोफर, इस तरह के आइडियाज कई सारे फिलोसोफर्स के द्वारा दिया गया, जिसमें जॉन लॉक और जीन जैकस रूसो थे। ठीक है, जीन जैकस रूसो थे। और इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उनका एक बुक था, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये बुक था। ओके, ठीक है। लुक साउट, जॉन लुक का टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट बुक था। इसमें साफ साफ लिखा हुआ था, लुक साउट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। उन्होंने साफ साफ मोनार्की का इसमें विरोध किया। ओके, नाउ रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड, प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और रूसो ने क्या किया, इस आइडिया को आगे बढ़ाया। ठीक है, कैसे, प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। उन्होंने इस आइडिया को आगे बढ़ाकर ये कहा कि, आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट को एक तरह का आइडिया प्रपोज किया, जिसमें पीपल और रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, एक स्पिरिट ऑफ द लॉज नाम का एक बुक हुआ, जिसको मोंटेस्क्यू ने लिखा था। इन्होंने लिखा था मोंटेस्क्यू ने, अ डिवीजन ऑफ पावर, a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary। अब मोंटेस्क्यू ने अपने बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में गवर्नमेंट को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, जिसमें लेजिस्लेटिव थे, एग्जीक्यूटिव थे और जुडिशरी थे। तो इस तरह का सिस्टम हमें कहीं और भी देखने को मिलता है हिस्ट्री में, जो कि अर्थशास्त्र में ही है, चाणक्य का। तो इस तरह का सिस्टम था उसमें, चंद्रगुप्त मौर्य के समय का इस तरह का सिस्टम था। तो इस तरह का सिस्टम मोंटेस्क्यू ने भी वहां पर प्रपोज किया, तो अपने बुक में। तो आगे इस तरह के आइडियाज और भी डेवलप होते गए, और फाइनली लोगों में ये आइडियाज पेपर्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स, लेटर्स, आर्टिकल्स, इनके थ्रू धीरे धीरे फैलने शुरू हो गए और लोगों में जागरूकता आने लगी। ओके, इन द लास्ट द न्यूज़ दैट लुईस 16 planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges। और फाइनली जो लुईस 16 थे, उन्होंने क्या किया, टैक्स को इम्पोज करने के बारे में सोचा, लोगों पर और भी टैक्सेस लगाने के बारे में सोचा, टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट जनरेटर, जो कि स्टेट का जो एक्सपेंसेस था, जो खर्चे थे, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया, टैक्सेस लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, जो कि लोगों में एंगर भड़काया और
और उनके जो प्रिविलेजेस थे उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तो हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो गुड बाय, सी यू, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।